प्लीज़ प्लीज़ सर मेरी रिपोर्ट लिख लें। मेरा भाई कल से लापता है। वो इंस्पेक्टर विकास के सामने आंसू बहाते हुए अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट लिखवाने की विनती कर रही थी। देखो लड़की, वो जो सामने हवलदार लखन सिंह बैठा है, जाओ जाकर उसे रिपोर्ट लिखवा दो। इंस्पेक्टर विकास ने आराम से कुर्सी पर फैलते हुए कुर्सी की पीठ से टेक लगाई थी और आंखें बंद कर लीं। इस वक्त उसका कोई मूड नहीं था किसी भी काम को करने के लिए, इसीलिए सामने खड़ी लड़की पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। प्लीज़ सर समझने की कोशिश करें, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा भाई कल से लापता है। आप प्लीज़ सीरियस होकर मेरी बात सुने और मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुझे ऊपर तक जाना होगा और आपकी शिकायत लगानी होगी। आखिर में बोलते बोलते नंदिनी ने सख्त शब्दों में कहा। इंस्पेक्टर विकास ने एक आंख खोलकर उसे तिरछी नज़र से देखा, लेकिन वो कुछ कहता कि तभी गेट से अंदर दाखिल होते एसपी चंद्र चौधरी को देखकर वो एकदम उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने बॉस को सैल्यूट मार दिया। लड़की, जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानती कि एसपी चंद्र चौधरी सर कितने गुस्से वाले हैं, और फिलहाल तो कुछ दिनों से उनका मूड वैसे ही बहुत ख़राब रहता है। बिना किसी वजह से वो गुस्सा करने लग जाते हैं। तुम जाओ अभी यहाँ से, थोड़ी देर में आना, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लूँगा। जबकि नंदिनी को अब एक मौका मिल गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। एसपी चंद्र चौधरी, जिसकी पर्सनालिटी में ही एक खास असर झलक रहा था। इंस्पेक्टर विकास का डर जाना कोई नई बात नहीं थी। एसपी चंद्र चौधरी को देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती थी। जबकि नंदिनी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी थी। वो भागकर चंद्र चौधरी के पास पहुंची। प्लीज़ सर, प्लीज़ आप ही मेरी बात सुन लें। आपके थाने में कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। एसपी चंद्र चौधरी ने सर से लेकर पैर तक उसे गौर से देखा और कहा, देखो लड़की, तुम्हारी जो भी रिपोर्ट है तुम इंस्पेक्टर विकास को लिखवा सकती हो। गंभीर अंदाज में कहकर वो अपने केबिन की ओर बढ़ने ही वाला था कि पीछे से नंदिनी की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। अगर आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा मासूम सा 15 साल का भाई कल से लापता है। मेरा इकलौता भाई, जिसमें मेरी जान बसती है। अगर उसे ये खरोंच भी आई ना, तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वो एकदम से चीख पड़ी थी और एसपी चंद्र चौधरी का वजूद एकदम पत्थर हो गया। उसकी आंखों के सामने अपने मासूम भाई का चेहरा घूम गया। 2 आंसू टपक कर उसके गालों पर आए और फिर गालों से बहते हुए उसकी वर्दी में कहीं खो गए। उसका भाई हर्ष, वो भी तो कितना मासूम था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उसका भाई इस दुनिया से चला गया था, जिसे गए सिर्फ 8 दिन हुए थे। ये दर्द, ये जख्म अभी ताज़ा था। आ जाओ मेरे केबिन में। चुपके से अपनी आंखों के आंसू साफ करता हुआ वो नंदिनी को अपने पीछे के आने का इशारा कर गया। नंदिनी को जैसे एक किरण नजर आई। वो जल्दी से भागती हुई एसपी चंद्र चौधरी के पीछे आई थी। बैठ जाओ। चंद्र चौधरी ने अपनी कुर्सी संभालते हुए उसे बैठने का इशारा किया। अब बताओ, क्या रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हें? उसने अपना पेन और रजिस्टर उठा लिया। सर, मेरा भाई कल से लापता है। स्कूल गया था, लेकिन स्कूल से घर लौट कर नहीं आया। मैं और मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई है और वो अस्पताल में एडमिट हैं। भाई का नाम मोहित आर्या। आपका नाम? नंदिनी, डॉक्टर नंदिनी आर्या। ये शब्द सुनते ही एसपी चंद्र चौधरी की उंगलियां एकदम से रुक गईं। पेन पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। आंखों में खून उतर आया और पूरा वजूद कांपने लगा, जैसे पूरा शरीर जड़ हो गया हो। उसने एक खूनी निगाह उठाकर सामने बैठी उस लड़की को देखा। डॉक्टर नंदिनी आर्या। ये शब्द नहीं थे, बल्कि एक तूफान था जो उसके ऊपर से गुजर गया था। उसके भाई की मौत की वजह बनी वही लड़की आज उसके ठीक सामने बैठी थी। मैं सिटी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ सर। कल सुबह मेरा भाई स्कूल के लिए गया था, लेकिन इससे आगे वो एक भी शब्द नहीं बोल पाई थी कि उसने इतनी जोर से पेन को टेबल पर दबाया कि वो 2 टुकड़ों में टूट गया। तकलीफ हो रही है ना? जब तुम्हारे भाई की जान पर बन आई तो तकलीफ हो रही है ना? बोलो। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि नंदिनी अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। अब पता चलेगा तुम्हें कि एक भाई की तकलीफ क्या होती है। जब हमारा जान से प्यारा भाई हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाता है तो वो दर्द क्या होता है। जाओ। नहीं लिखूंगा रिपोर्ट, बल्कि दुआ करूंगा कि तुम्हारा भाई कभी घर लौट कर ना आए। तुम हमेशा अपने भाई के लिए ऐसे ही तड़पती रहो,
रोती रहो, जैसे मैं तड़पता हूँ। आप पागल हो गए हैं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? नंदिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हो गया हूँ पागल। पागल कर दिया है मेरे भाई की जुदाई ने मुझे। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ मेरी रिपोर्ट लिखें। मेरे माँ बाप को मैं ये दिलासा देकर आई हूँ कि मैं पुलिस की मदद लूँगी और मोहित जल्दी ही मिल जाएगा। आप मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते। और तुमने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया, उसका क्या? हवलदार लखन, निकालो इस लड़की को बाहर अभी और इसी वक्त, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। थोड़ी देर के बाद हवलदार लखन अंदर केबिन में दाखिल हुआ। प्लीज़ मैडम, चलिए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। पहले मेरी रिपोर्ट दर्ज करें, वो अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोली। सुनीता को बुलाओ और इस लड़की को धक्के देकर यहाँ से निकालो। सुनीता, सुनीता। चंद्र चौधरी खुद ही चीख चीख कर सुनीता को बुलाने लगा। थोड़ी ही देर में एक लेडी हवलदार आई और नंदिनी को खींचते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। वो रोती रही, तड़पती रही, विनती करती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। खिड़की पर खड़े चंद्र चौधरी ने उसे रोते तड़पते देखकर अपने दिल में एक सुकून उतरता महसूस किया। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, अब तुम्हारी दुखों की शुरुआत हो चुकी है लड़की। देखो मैं तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ। शायद अगर तुम मेरे सामने ना आती तो शायद तुम मेरी सजा से बच जाती, लेकिन अब नहीं। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान बिखर गई थी और उसकी मुस्कुराहट नंदिनी ने देख ली थी। उसके रोम रोम में एक नफरत की लहर दौड़ गई उस आदमी के लिए। वो थके हारे कदमों से हॉस्पिटल वापस लौट आई थी। अभी वो टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल में जाने ही वाली थी कि उसके मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आ गई। नंदिनी, नंदिनी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मोहित मिल गया है बेटा। क्या आप सच कह रही हैं मामा? वो जल्दी से अपनी माँ के पास भागते हुए पहुंची थी। कहाँ है मोहित? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था। कॉल करने वाले आदमी ने बताया कि मोहित उसे एक झाड़ी में मिला था जो कि बेहोश पड़ा था। शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट करने वाला भाग गया होगा। वो भला आदमी मोहित को अपने क्लिनिक पर ले गया और उसका इलाज किया। मोहित बेहोश था, इसलिए वो अब तक कुछ बता नहीं सका था। होश में आने पर उस आदमी ने तुरंत हमें खबर कर दी। नंदिनी ने सुकून की सांस ली। मम्मा, मैं जाती हूँ और मोहित को लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी अब ठीक है? मैं इन्हें डिस्चार्ज कराकर घर ले आऊँगी। ठीक है मम्मा। नंदिनी के अंदर एक सुकून उतर गया था, लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में उस आदमी के लिए नफरत भी पल रही थी जिसने उसके साथ इतना बेरुखा रवैया रखा था। अगर सच में मेरे भाई को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती एसपी चंद्र चौधरी, कभी नहीं। मोहित के सिर में चोट लगी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। उसने बताया कि जब वो स्कूल से लौट रहा था तो पीछे से किसी ने एक जोरदार टक्कर मारी थी और वो झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया। होश आने के बाद उसने सबसे पहले घर खबर करवाई। नंदिनी ने मोहित को सीने से लगा लिया। उसे लगा था कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। वो एसपी चंद्र चौधरी की नज़रों में चढ़ चुकी थी और अब आगे क्या होने वाला था ये तो सिर्फ वही जानता था। रात का खाना खाने के बाद वो अस्पताल के लिए निकल चुकी थी। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसे रात 9 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाना था। तभी उसकी टैक्सी के आगे काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसमें से 2 हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले और उसे टैक्सी से खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो शोर मचाती उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया। एक तूफान आया और खामोशी से गुजर भी गया और किसी को पता भी नहीं चला। टैक्सी ड्राइवर अपनी जान बचाने की खातिर चुपचाप वहां से भाग गया था। लगभग 2 घंटे के बाद उसकी आंख खुली। भारी पलकों को उठाते हुए उसने हालात समझने की कोशिश की। अगले ही पल वो झटके से उठकर बैठी। थोड़ी देर पहले हुआ हादसा उसे एकदम से याद आ गया। ये उसके साथ क्या हो गया था? उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर कोई उसे उठाकर क्यों ले आया था? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले ही पल वो घबराकर खड़ी हुई और अंधेरे कमरे में इधर उधर भागने लगी। कमरे में इतना अंधेरा था कि उसे अपने हाथ पैर तक नजर नहीं आ रहे थे। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर वो आज यहाँ पर क्यों थी? उसे यहाँ कौन लेकर आया था? वो टटोलते टटोलते दरवाजे तक पहुंची। आंसू उसकी आंखों से बहते हुए गले तक होते हुए कपड़ों में समा रहे थे। उसका खूबसूरत हुलिया कुछ ही देर में बिखर चुका था। खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो?
मुझे यहाँ बंद क्यों किया है? मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बाहर निकालो। भगवान के लिए प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो चीख चीख कर रोती हुई ज़मीन पर बैठ गई। डार्लिंग, तुमने बहुत कुछ किया है। अपने पीछे से आती आवाज़ सुनकर उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कौन हो तुम? वो कांपती आवाज़ में चिल्लाई। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठा हूँ। उसने अपने हाथ में मौजूद लाइटर जला दिया। दीवार पर उसकी परछाई पड़ते ही उसकी सांस जैसे थम सी गई। मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो डर से कांपते हुए फिर से चिल्ला उठी। तुमने बहुत कुछ किया है, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर हो। उस इंसान के बहशी कह कहे को सुनकर नंदिनी का डर से बुरा हाल हो गया। जैसे जैसे वो हंस रहा था, नंदिनी को अपनी सांसें घुटती महसूस हो रही थीं। तुमने जो किया है उसी का हिसाब किताब बराबर करने आई हूँ यहाँ पर, और जब तक ये हिसाब पूरा नहीं होगा मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कौन हो तुम? और मैंने क्या किया है? उसका भीगा हुआ सवाल खाली कमरे में गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनते ही एसपी चंद्र चौधरी के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, एक जख्मी नफरत से भरी मुस्कुराहट। दीवार पर उसकी परछाई अब भी साफ नजर आ रही थी। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, मगर उस परछाई में उसकी पर्सनालिटी एकदम साफ झलक रही थी। उसे बेवजह ही उस परछाई से डर लगने लगा। उसने क्या किया था उसे खुद भी मालूम नहीं था, मगर दूर बैठा ये इंसान उसे लगातार दहशत में डाल रहा था। डर क्यों रही हो डार्लिंग? तुम जैसी लड़कियां डरती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम जैसी लड़कियां तो मारना जानती हो, और जो मौत के खिलाड़ी हों उन्हें भला डर कहाँ आता है? उसने जलते हुए शोले के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसका हाथ जल रहा था, मगर उस आदमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई। मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज़ प्लीज़, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अपनी सफाई देते हुए उसने अपने हाथों को बेबसी से मसल लिया। कब से वो अंधेरी जगह से बंद थी उसे नहीं पता था। वो तो रोशनी देखने को भी तरस गई थी। कल तक जो चीज़ उसके लिए जरा भी मायने नहीं रखती थी, आज उसी के लिए तड़प रही थी। उस बड़े से अंधेरे कमरे में कहीं भी रोशनी नहीं थी। वो जालिम इंसान बस अपने लाइटर की लौ से उस जगह को रोशन किए हुए था, जो कमरे में न होने के बराबर उजाला कर पा रही थी। तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकती हो मेरी जान। सोच रही हो ना कि कब यहाँ से बाहर जाओगी, कब रोशनी देखोगी, कब अपने घर वालों से मिलोगी। अब तुम कभी भी रोशनी नहीं देख पाओगी, कभी भी अपने घर वालों से नहीं मिल पाओगी। तुम रोशनी देखने के लिए तरसोगी, मगर तुम्हें रोशनी नसीब नहीं होगी। उसकी दहशत से भरी आवाज़ सुनकर खाली कमरे में जैसे घुटन और भी बढ़ती चली गई। वो बुरी तरह से कांपते हुए दीवार से टेक लगा गई। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। फिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? इस दफ़ा वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका दम घुट रहा था। उस अंधेरे कमरे की खामोशी उसे बुरी तरह से पागल कर रही थी। हर बीतता पल उसका खौफ और भी बढ़ा रहा था। वो मिट्टी से सनी फर्श पर फिसलती सी दीवार से टिकती चली गई, जैसे उसकी नज़रें कोई रास्ता ढूंढ रही हों। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो दीवार तोड़कर इस कमरे से निकल जाए। काश काश वो ये दीवार तोड़ सकती। वो अपने हाथों से दीवार को टटोलती हुई फिर से रोने लगी। नाजुक से हाथ कहाँ इतनी बड़ी दीवार का बोझ सह सकते थे। मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप जरूर किसी गलत फहमी में हैं, नंदिनी कांपती हुई बोली। उसकी बात सुनकर कुर्सी पर बैठा वो इंसान मुस्कुरा दिया। काश काश ये झूठ होता, तुम यहाँ न होती तो। तुम्हारी वजह से मेरा सबसे खास रिश्ता इस दुनिया से चला गया, और अब मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा नंदिनी कि तुम याद रखना चाहोगी तब भी सब भूल जाओगी, और अगर कुछ याद रहेगा तो बस अपना हाल। वो दहशत भरे शब्दों में कहता हुआ कदम दर कदम उसके करीब आया। उसके कदमों की धमक अपने पास महसूस करके वो दीवार से और भी ज़्यादा चिपक गई। चंद्र चौधरी उसके सामने आकर बैठ गया। हाथ में मौजूद लाइटर जलाकर वो उसके चेहरे के बेहद करीब ले आया। उसके मासूम से नए नक्श देखकर वो एक पल को गहरी सांस भर कर रह गया। उसकी आंखों में आंसुओं का पूरा समंदर भरा था। जितनी मासूमियत तुम्हारे चेहरे पर है, काश उतनी ही तुम्हारे दिल में होती तो शायद तुम भी उतनी ही मासूम लगती। मगर चलो कोई बात नहीं, जो तुमने किया है ना, उसकी भरपाई करने तुम खुद यहाँ पर आ चुकी हो। जितनी बेदर्द मौत उसकी हुई है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेदर्द मौत
मैं तुम्हें दूंगा। आई प्रॉमिस नंदिनी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें इस तरह मिटा दूंगा कि तुम्हारा नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। जो तुमने किया है उसका हिसाब तुम्हें हर हाल में देना पड़ेगा। वो सख्त लहजे में कहता हुआ खड़ा हो गया। चाहकर भी वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सकी। जब वो दूर बैठा था तब उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था, मगर जैसे ही वो करीब आया उसके चेहरे पर अब मास्क था। काश वो उसका चेहरा देख पाती तो शायद उसे पता चल जाता कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है। जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। नन्ही सी रोशनी का शोला भी उसके साथ ही गायब हो गया। वो डरती हुई दीवार से सट कर बैठ गई। उसे इस अंधेरे से कमरे से डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। उसका वजूद जोर जोर से कांप रहा था। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर हाथ रख ली और फूट फूट कर रो पड़ी। वो ये कहाँ आकर फंस गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लगभग 3 घंटे से उसी हालत में बैठी हुई थी। तकलीफ से उसकी कमर अकड़ चुकी थी, मगर डर के कारण वो लेट भी नहीं पा रही थी। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। अंदर क्या है क्या नहीं उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पैरों पर रेंगते कीड़ों का एहसास होते ही वो डर से अपने पैरों को झटकने लगी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। वो फिर से रोने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में उसे रोने का दौरा पड़ रहा था। वो कब से यहाँ थी उसे पता नहीं था। दिन था या रात उसे मालूम नहीं था। कमरे ने उसके वक्त का एहसास ही छीन लिया था। एक खिड़की तक नहीं थी यहाँ पर, सिर्फ अंधेरा था, घना घुटन भरा अंधेरा। प्लीज़ मुझ पर तरस खाओ, मुझे इस अंधेरे कमरे से निकाल दो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो चीख चीख कर रोती हुई दरवाज़ा पीटने लगी, जैसे पिछले आधे घंटे से पीट रही थी। बाहर मौजूद इंसान जैसे बहरे हो चुके थे। उसकी चीखें कोई सुन ही नहीं रहा था। यहाँ बहुत कीड़े हैं, बहुत सारे। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। आखिर मेरा कसूर क्या है वो तो बता दो, मैंने क्या किया है। वो फिर से पागलों की तरह चीखने लगी। बाहर बैठा चंद्र चौधरी अपनी जहरीली मुस्कुराहट काबू में करता हुआ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलो, उसने अपने बराबर खड़े गार्ड को इशारा किया और कदम कदम चलता दरवाजे के करीब आ गया। दरवाज़ा खुलते ही गार्ड ने अंदर कदम रखा, मगर चंद्र चौधरी ने एक हाथ से उसे पीछे धकेला और सख्त नज़र उस पर डाली। जितना कहा जाए उतना किया करो, वरना दूसरी बार मैं मुंह से नहीं कहूँगा। ये कहते हुए उसने गार्ड का गिरेबान पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। फिर गहरी सांस भरता हुआ वो खुद अंधेरे कमरे में दाखिल हो गया। रोशनी की एक नन्ही सी लौ भी उसके साथ अंदर आई थी। नंदिनी रोशनी देखते ही तड़प उठी, मगर उस बेदर्द इंसान को अंदर आते देखकर डर के मारे फिर से सिमट कर बैठ गई। इतना डरने का मतलब डार्लिंग, तुम तो डर भी नहीं खाती। जब तुम इंसानों को मारते हुए नहीं डरती तो इस छोटे से अंधेरे से क्यों डर रही हो। उसकी आवाज़ में ऐसा जहर था कि उसे लगा वो गूंगी हो गई है। बोलने की हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी थी। चीखो, आप क्यों नहीं चीख रही? तुम्हारी चीखों से मुझे बहुत मज़ा आता है। यकीन मानो, इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया। जब तुम चिल्ला रही थी ना, जब तुम डर से तड़प रही थी ना, तब मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ शहद की तरह घुल रही थी। इसीलिए तो मैं अंदर आया हूँ कि तुम्हारी चीखें और भी करीब आकर सुन सकूं। वो उसके सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। ये क्या बात हुई? मेरे अंदर आते ही तुमने चीखना बंद कर दिया। चीखो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि करीब से भी तुम्हारी आवाज़ कानों में शहद सी लगती है या नहीं। बोलते बोलते वो मुस्कुरा उठा। उसकी बातें सुनकर नंदिनी और भी डर गई। चीखो बेरहम लड़की। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि वो मुंह पर हाथ रखे बुरी तरह चीखने लगी। यकीन मानो, तुम्हारी चीखों में जो असर है ना, दुनिया की किसी आवाज़ में नहीं। वो बेरहम शब्दों में कहता हुआ कदम कदम चलता उसके बेहद करीब आ गया। उसके कदमों की धमक अपने करीब महसूस करते हुए वो अपने आप में सिमट कर रह गई। वो उसके बेहद पास आकर बैठ गया था। लाइटर जल उठा और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक और गुलाबी कांपते हुए होंठ। इस वक्त वो तरस खाने के काबिल लग रही थी। जितनी वो खूबसूरत थी, काश उतना ही खूबसूरत उसका दिल भी होता, तो आज वो यहाँ न होती। ये सोचकर वो अफसोस से उसकी आंखों में आंखें डाल गया। नंदिनी ने भी उसकी काली आंखों में झांकने की कोशिश की। वो अब भी मास्क पहने हुए था। वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा था, उसे समझ न आया। उसकी आंखों में देखते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसने अपने चेहरे से मास्क खींचकर फेंक दिया और उसका चेहरा देखते ही नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एसपी चंद्र चौधरी,
वो अविश्वास से भरे शब्दों में बोली। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, एसपी चंद्र चौधरी। वो मुस्कुराता हुआ उसके और करीब आ गया। नंदिनी उससे दूर सरक कर बैठ गई। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जो डर था वो अब नहीं था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। ऐसी नफरत जो किसी को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। तुमने मुझे यहाँ बंद क्यों रखा है चंद्र? वो सख्त लहजे में बोली। तमीज से नाम लो मेरा। शायद तुम भूल गई हो कि मैं क्या चीज हूँ। उसके चेहरे पर नफरत और भी फैलती चली जा रही थी। उसके चेहरे पर ये नफरत देखकर चंद्र एक पल को खामोश रह गया। चंद्र चौधरी, आज मुझे एहसास हो गया कि तुम अच्छाई के नाम पर एक कलंक हो, एक बुराई हो। एक लड़की को बेवजह यहाँ बंद करके तुम अच्छे इंसान कैसे हो सकते हो? वो उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डाल गई। उसके इल्जाम पर चंद्र ने गहरी सांस भरी और उससे थोड़ा दूर हो गया। काश काश मैं इस इल्जाम को कबूल कर सकता। काश तुम बेवजह यहाँ बंद होती तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेता। मगर तुम बेवजह यहाँ बंद नहीं हो डार्लिंग। तुमने जो किया है उसे इंसानियत कहा ही नहीं जा सकता। तुम इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरी हुई घटिया और 2 नंबर की लड़की हो। बस बस इससे ज़्यादा बातें मैं अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो गुस्से से दहाड़ उठी। आवाज़ नीचे करूँ अपनी। वो भी इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर सहम गई। आवाज़ नीची रखो। मुझसे बात करने से पहले अपनी नज़रें और अपनी आवाज़ दोनों नीची रखना, वरना इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। बोल बोल कर मेरी जबान थक गई है, मगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? सही कहते हैं, पुलिस वालों को सच पर भी यकीन नहीं आता। और कितना कहूँ तुमसे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। इस बार वो बेबसी से बोलते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर गई। अच्छा, मेरे भाई को तुमने नहीं मारा? तो फिर किसने मारा? वो चिल्लाते हुए उसके करीब आया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। वो बुरी तरह डरते हुए पीछे हटी। ये तुम क्या कह रहे हो एसपी चंद्र चौधरी? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। चुप, एकदम चुप, झूठी फरेबी लड़की। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतनी बेरहमी से तुमने उस दिन ऑपरेशन करने से मना कर दिया। अगर तुम वो ऑपरेशन कर देती तो उसकी जान बच सकती थी, मगर तुमने नहीं किया। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और मेरे अंदर अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ थी भी ना, तो कम से कम अब तुम्हारे लिए मैं इंसान नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ वही रवैया रखूँगा जो तुमने मेरे भाई के साथ रखा। उसके इल्ज़ाम पर वो दंग रह गई। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो तो एक बेहद ईमानदार और काबिल डॉक्टर थी। भला वो ऐसा कैसे कर सकती थी? छुट्टी होने के बावजूद भी वो कितनी ही बार सिर्फ इसलिए रुक जाया करती थी कि मरीज को देख सके, और ये इंसान उसकी इंसानियत पर, उसके पेशे पर उंगली उठा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उठकर चंद्र चौधरी का मुंह नोच ले, जिसे शर्म तक नहीं आई थी इतना बड़ा और घिनौना इल्जाम लगाते हुए। तुम्हें जो कहना है कहो। जब मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया। तो तुम मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? ओके फाइन, अब निकलो यहाँ से। मुझे जैसा ही मौका मिलेगा मैं भी यहाँ से भाग जाऊँगी। चंद्र चौधरी, ये बात याद रखना, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो फिर मैं यहाँ कैद क्यों रहूँ? तुमने ठीक कहा। मुझे मालूम था कि तुम ये सब बोलोगी, इसीलिए मैंने पहले ही बहुत से इंतजाम कर रखे हैं। चंद्र चौधरी के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। ये देखो। वो अपना मोबाइल ऑन करते हुए उसके सामने कर गया। अपने छोटे भाई को रस्सियों में बंधा देखकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीटा हो। तुम इतना कैसे गिर सकते हो चंद्र चौधरी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम इतना गिर सकती हो। उस रात का जिक्र करते ही चंद्र की आंखें और लाल हो गईं। तुम देखना चंद्र, तुम्हारी कैद से छूटने के बाद मैं सबसे पहले अपने भाई को तुम्हारे चंगुल से निकालूंगी। उसके बाद मैं प्रोटेस्ट करूंगी कि तुम जैसे 4 नंबर के एसपी को इस पोस्ट से हटाया जाए। ये बहुत सम्मानित पोस्ट है जिसके तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जहर उगल रही थी। ठीक है, जब यहाँ से निकल जाओगी तो ये सब कर लेना। इससे पहले ही मैं तुम्हारे भाई को ऊपर पहुँचा दूंगा। वो अपने मोबाइल को बंद करता हुआ जहर भरी नज़र डालते हुए खड़ा हो गया और बेदर्दी से उसकी सांसें रोक देने वाले शब्द कह गया था। उसकी बात सुनते ही नंदिनी की सांसें रुक सी गई थीं। दिल उछलकर गले में आ गया। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। अपने छोटे भाई को कैसे बचाए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
उसे यूं रोते देखकर चंद्र धीरे से मुस्कुराता हुआ दोबारा उसके पास आया। बस हो गया ना शोक, या अभी भी मेरा मुकाबला करना चाहती हो? वो जहर भरे शब्दों में कहता हुआ ठीक उसके सामने आकर बैठ गया। वो नफरत और बेबसी से उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर चंद्र मुस्कुरा दिया। इन नज़रों से मत देखा करो मुझे, यकीन मानो तुमसे मेरी नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेरा ख्याल है कि तुम इससे ज़्यादा नफरत अफोर्ड नहीं कर पाओगी। वो बेदर्दी से मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम जमीन में जकड़ गए। जब पीछे से आवाज़ आई, तुम पछताओगे एसपी चंद्र चौधरी, यकीन मानो तुम्हारे भाई का कत्ल मैंने नहीं किया। भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा भाई बेगुनाह है। वो बुरी तरह से तड़पते हुए बोली। चंद्र मुस्कुराते हुए उसके बराबर आकर बैठ गया। एक शर्त पर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम जो भी बोलोगे मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। ठीक है फिर अभी के अभी मुझसे शादी करो, अभी के अभी तुम्हारा भाई आज़ाद कर दूंगा। वो उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ मुस्कुराया। और अगर इनकार करोगी तो इनकार की सूरत में उसके ऊपर इतने केस डालूंगा कि मौत उसकी ज़िंदगी से आसान लगेगी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बेदर्दी से मुस्कुराया। उसकी बात सुनते ही नंदिनी मजबूर सी हो गई। वो किसी के आगे झुकने का इरादा नहीं रखती थी, मगर अपने छोटे जान से प्यारे भाई के लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा सकती थी। फिर ये सौदा क्या चीज़ था? उसने नफरत से भरी निगाह चंद्र चौधरी पर डाली। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, वो जख्मी दिल से बोलती हुई अपनी नज़रें झुका गई। तुम जब चाहे शादी कर सकते हो मुझसे, ये शादी अभी और इसी वक्त होगी। वो मुस्कुराता हुआ कहकर कमरे से बाहर चला गया। नंदिनी उसको पीठ को देखते हुए दिल ही दिल में उसे बद्दुआएं देने लगी। कुछ ही घंटों का खेल था और वो उस जालिम बेदर्द एसपी चंद्र चौधरी की पत्नी बन चुकी थी। वो उसे पास के एक छोटे से मंदिर में लेकर गया था और वहीं उन दोनों की शादी हुई थी। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। पंडित जी को पैसे थमाने के बाद वो उसे लेकर वापस घर आ गया। उसने नफरत से भरी नज़र चंद्र पर डाली। चंद्र मुस्कुराते हुए सामने खड़ा था। आज तक मोहब्बत की शादी के किस्से सुने थे, आज पहली बार नफरत की शादी भी देख ली। इतनी नफरत करता हूं ना तुमसे कि अपने ही हाथों से तुम्हें मार भी सकता हूं। और मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती चंद्र चौधरी, इतनी नफरत करती हूं कि तुम्हें जहर का इंजेक्शन देकर मैं खुद विधवा होना पसंद करूं। उसके होठों पर जमी जहरीली मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। ये सुनते ही चंद्र के चेहरे से भी मुस्कुराहट उतर गई। वो एक झटके में उसके पास आया और उसका बाजू जकड़ लिया। ज़्यादा मत बोलो जाने मन, मत बोलो कि तुम्हारा छोटा भाई अभी भी मेरी कैद में है। ज़्यादा जुबान चलाई ना तो यकीन मानो उसे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनकर नंदिनी जख्मी शेरनी की तरह तड़प उठी। तुम ऐसा नहीं कर सकते चंद्र। तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी होते ही तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। वो गुस्से और दर्द से कांपती हुई बोली। मैं जानता हूँ मेरी जान कि मैं जुबान से फिरने वाला इंसान हूँ भी नहीं। भले मेरी जान चली जाए मगर मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। लेकिन तुम्हारी जुबान मुझे मजबूर कर रही है कि मैं अपने वादे से पीछे हट जाऊँ। इसीलिए अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई को आज़ाद कर दूँ तो अपनी छोटी सी जुबान को काबू में रखना, वरना मेरे लिए उसे दोबारा पकड़ना कोई मुश्किल नहीं। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। उसकी बात सुनते ही नंदिनी रो पड़ी। सही कह रहा था वो। अगर कल को उसके आगे उसकी जुबान चली तो वो दोबारा उसके भाई को कैद कर सकता था। ये उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। आखिर उसने क्या ही किया था? उसका क्या गुनाह था जो उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था? वो तेजी से अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल कर रहा था। मोबाइल फ़ोन कान से लगाते हुए उसने एक नज़र रोती हुई नंदिनी पर डाली, जो रो रोकर बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। उसकी कैद में उसे पूरा 1 दिन होने वाला था और अब तक उसने खाने का एक दाना भी नहीं खाया था। भूख से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। पेट में दर्द उठने लगा था और चक्कर भी आने लगे थे। हाँ राजू, उस लड़के को छोड़ दो। पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ उसे उसके घर पहुंचा दो। अपनी बात कहकर उसने फ़ोन काट दिया और उसके पास आ गया। कहा था ना कि मैं जुबान से फिरने वालों में से नहीं हूँ। तुमने मेरे भाई की जान ले ली, मगर मैंने तुम्हारे भाई की जान बख्श दी। मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आजाब बना दूंगा। मैंने तुमसे शादी की है तो इसके पीछे मेरा एक बड़ा मकसद है। ये तो तुम भी जानती हो कि तुमसे मुझे कोई इश्क नहीं है।
मुझे सिर्फ नफ़रत है, और वो नफ़रत मैं तभी तुम पर उतार सकता हूँ जब तुम मेरे घर में रहो, मेरी पहुँच में रहो। अब तुम देखोगी कि मैं अपनी नफ़रत तुम पर कैसे उतारता हूँ। तुम्हारा एक एक पल मैं नर्क से भी बदतर कैसे बनाता हूँ। तुम मौत मांगोगी मुझसे, मगर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। उसकी आंखों में इतनी बेदर्दी थी कि नंदिनी कांप कर रह गई। मैंने आखिर क्या किया है? प्लीज़ मुझे मेरा गुनाह तो बता दो। उसकी बात सुनकर चौधरी जख्मी से अंदाज में मुस्कुरा दिया। अगले ही पल वो किसी दरिंदे की तरह उस पर झपटा, उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। याद है ना वो दिन, जिस दिन तुम डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी? उसने 2 हफ्ते पुरानी बात याद दिलाई। हाँ याद है, वो दिन तो मुझे भी याद है, लेकिन उस दिन तो मैं अस्पताल गई भी नहीं थी। फिर वो उसे उस दिन का हवाला क्यों दे रहा था? याद है उस दिन तुम्हारी बेरहमी की वजह से 3 मरीज मरे थे, उनमें से एक मेरा जान से प्यारा भाई भी था, जिसके बिना मैं ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो मेरा बच्चा था, मेरी औलाद की तरह, मेरा छोटा बच्चा। तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा नंदिनी। वो जख्मी शेर की तरह दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ पर वो डर से कांपती हुई दीवार से टेक लगा गई। मेरी बात सुनो चंद्र, चुप। अगर एक शब्द और बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और झूठ मैं तुम्हारी जबान से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे झूठ बोलकर और गुस्सा मत दिलाओ। बस कर, और कितना झूठ बोलोगी? गुस्से में आकर उसने गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया, जबकि वो डर से थर थर कांपती हुई वहीं जमीन पर बैठी रह गई। उसे अपना जुर्म समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या किया था। वो यही सोच कर रह गई। वो लाल चेहरा लिए गार्डन के अंदर दाखिल हुआ। अगर वो थोड़ी देर और उस कमरे में रहता तो उस नाजुक वजूद के साथ क्या कर बैठता वो सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त उसे नंदिनी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उसके सामने होती तो शायद वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो ठंडी हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगा, मगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका जला हुआ दिल और भी तड़प रहा था। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और सुलगाते हुए गहरे गहरे कश लेने लगा। बस यही एक चीज़ थी जो उसके जलते तड़पते दिल को थोड़ी सी राहत देती थी। वो सिगरेट के गहरे गहरे कच लेता हुआ अपनी लाल निगाहें आसमान पर टिकाए खड़ा था। आज उसे हर्ष की बहुत याद आ रही थी। वो अपने लाडले छोटे भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक ही तो भाई था उसका। वो दोनों 2 भाई थे, एक वो और एक हर्ष। हर्ष उसके लिए सब कुछ था। उसे छोटे भाई बहन की बेहद चाह थी, मगर उसके पैदा होने तक उसके माँ बाप की दूसरी कोई औलाद न हुई। हर्ष तब पैदा हुआ जब वो खुद 15 साल का हो चुका था। भाई बहन के लिए वो न जाने कब से तड़प रहा था, और जब उसे हर्ष मिला तो वो खुशी से दीवाना हो गया था। वो खुशी से नाच उठा था। जितना ख्याल वो हर्ष का रखता था उतना तो उसके माँ बाप भी नहीं रखते थे। जो इच्छाएं हर्ष के माँ बाप उसकी पूरी नहीं कर पाते, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करता था। हर्ष के 5 साल के होने के बाद उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद चंद्र चौधरी और भी ज़्यादा हर्ष को चाहने लगा। जायज़ नाजायज़ वो जो कुछ भी मांगता चंद्र उसे लाकर दे देता। उसे पता ही न चला कि खुशियाँ बस थोड़े समय की थीं। चंद्र अपने काम में मगन हो गया और हर्ष अपने दोस्तों में। चंद्र उसे घर में रोकना चाहता था, मगर उसकी जिद के आगे मजबूर हो जाता। उस दिन भी हर्ष अपने कुछ दोस्तों के साथ नैनीताल जाना चाहता था। चंद्र ने पहले तो उसे मना कर दिया, मगर जब हर्ष नहीं माना तो मजबूर होकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। उस दिन चंद्र का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। पता नहीं क्यों वो समझ नहीं पा रहा था। वो काम से सीधा जल्दी घर आ गया था। कॉफ़ी पीते हुए उसने एक दिलचस्प सी मूवी लगा ली। अभी वो मूवी आधी ही देख पाया था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। वो मूवी को वहीं रोककर तेज कदमों से मोबाइल की ओर बढ़ा। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ की बात सुनने लगा, और अगले ही पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या कहा? फटाफट लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंचता हूं। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो मजबूत मर्द जिसने आज तक हालात को मजबूती से संभाला था, उस वक्त एक नन्हे बच्चे की तरह डर गया था। उसका बच्चा, उसका छोटा भाई, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो तो जीते जी मर जाता। लोकेशन मिलते ही वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी को फुल स्पीड में अस्पताल की ओर दौड़ा दिया। उसके होंठों पर बस अपने छोटे भाई की जिंदगी के लिए भगवान से दुआ थी, जो उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अस्पताल पहुंचकर उसे पता चला कि उस दिन डॉक्टरों की हड़ताल थी, जिसकी वजह से कई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। मगर अपने भाई की हालत देखकर वो तेज कदमों से अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ।
कोई तो डॉक्टर होगा कि जिसके दिल में रहम हो। वो बड़बड़ाया। आज वो अपनी सारी दौलत, सारी ताकत लुटाने के लिए तैयार था। उसे हर्ष से बेइंतहा प्यार था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो उसके जिस्म से खून न निकले। कई डॉक्टरों ने मरीज को देखने से ही इनकार कर दिया। वो मजबूत मर्द रोते हुए सबके सामने विनती कर रहा था कि कोई तो उसके भाई का केस ले ले। उसके भाई की सांसें टूट रही थीं और उसे अपनी ही सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थीं। तभी एक डॉक्टर तरस खाकर आगे बढ़ी, मगर उसी पल एक नर्स तेजी से उसकी ओर आई और डॉक्टर को रोकने लगी। नहीं डॉक्टर मीरा, आज डॉक्टर नंदिनी ने साफ मना कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं लिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने हैरत से उस संगदिल नर्स का चेहरा देखा। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तमाम डॉक्टर्स एक एक करके वहां से चले गए थे। वो थककर कुर्सी पर गिर पड़ा। तभी एक नर्स भागती हुई आई और बोली, डॉक्टर नंदिनी ने कहा है कि एक ही शर्त पर तुम्हारे भाई का इलाज होगा। अगर तुम्हें वो शर्त मंजूर है तो बोलो। उसने तड़प कर कहा। हाँ हाँ, डॉक्टर से कहो, उन्हें जो मांगना है मांग ले, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे भाई को बचा लो। उस वक्त वो पूरी तरह मजबूर था। ठीक है, फिर 1 करोड़ का इंतजाम कर लो। नर्स ये कहते हुए तेजी से वहां से चली गई। अगले आधे घंटे में चंद्र चौधरी पैसों का इंतजाम कर चुका था, मगर तब तक उसका जान से प्यारा लाडला भाई इस दुनिया से जा चुका था। वो जख्मी शेर की तरह बिलख पड़ा। उसे अपनी सारी खुशियां रेत की तरह अपने हाथों से फिसलती हुई महसूस हो रही थीं। उसी दिन अस्पताल में ही उसने ये कसम खाई कि वो नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। सिर्फ और सिर्फ नंदिनी की वजह से उसका भाई इस दुनिया से गया था। अगर वो उसके भाई का केस पहले ले लेती तो शायद वो बच जाता। वो नंदिनी को छोड़ने वाला नहीं था, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो गलत समझ रहा था वो बाकी गलत भी थी, या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। वो गहरी सांस भरते हुए अतीत से वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखें अब भी बेहद लाल हो रही थीं। इस सफर से लौटकर वो हमेशा ऐसा ही हो जाया करता था। उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी और जूते से उसे मसल दिया। अब तक वो निहायत नरमी से उस लड़की के साथ पेश आ रहा था, मगर नहीं, वो नरमी के काबिल नहीं थी। कुछ पैसों के लिए वो अपना ईमान, अपना करियर बेच देगी, उसने ये नहीं सोचा था। वो झटके से खड़ा हुआ और कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। वो नाजुक सी लड़की अब शायद उसके कहर को झेलने वाली थी, क्योंकि वो पक्का इरादा कर चुका था कि उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदमों की धमक से जमीन भी कांप रही हो। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी लाल निगाहें उस नाजुक वजूद की पीठ पर जा टिकीं, जो करवट बदले गहरी नींद में सो रही थी। कल से अब तक वो एक अंधेरे कमरे में कैद थी। नींद तो उसकी आंखों को छूकर भी नहीं गुजरी थी। आज एक नरम गरम कमरा मिला तो थकान से वो फौरन सो गई थी। वो कुछ पल उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसके पास आकर झपट पड़ा और उसका बाजू मरोड़ दिया। दर्द से नंदिनी की चीख निकल गई। वो जो अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी, डर से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। अपने इतने पास खड़े चंद्र चौधरी को देखकर उसका दिल दहशत से धड़कने लगा। बहुत सुकून की नींद आती है ना तुम्हें? किसी का सब कुछ बर्बाद करके तुम लोग कैसे चैन से सो जाते हो? वो उसके पास आया और उसके बालों को पीछे से जकड़ लिया। नंदिनी ने तकलीफ से तड़पते हुए उसके हाथ पर अपनी मुट्ठियों की पकड़ बनाई और उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर चंद्र ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी भी मुझसे रूठ गई है, मेरी नींद मुझसे रूठ गई है। और तुम इतना सब करके भी कैसे इतनी आराम से सो सकती हो? वो उसके बाल झटकते हुए पीछे की ओर खींचने लगा। दर्द से नंदिनी का चेहरा लाल पड़ गया। आंसू भरी निगाहें उठाकर उसने अपने सामने बैठे आदमी को देखा, लेकिन अगले ही पल वो सन्न रह गई। वो रो रहा था। आंसू उसके गालों पर टूट टूट कर बह रहे थे। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि नंदिनी एक पल के लिए अपनी जगह जाम हो गई। वो इतना हट्टा कट्टा मजबूत एसपी चंद्र चौधरी, जो अपने गुस्से और अपने कठोर स्वभाव के लिए मशहूर था, मुजरिम जिससे थर थर कांपते थे, आज वो किस तरह बेबस था और रो रहा था। उसका दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। पहली बार नंदिनी को उससे नफरत महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे उस पर तरस आया। कोई तो वजह थी कि उसकी आंखों में इतना दर्द झलक रहा था। मैंने कुछ नहीं किया है चंद्र, मेरा यकीन करो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, मगर वहां उसके लिए 1% भी भरोसा नहीं था। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। पैसे चाहिए थे ना? दिए तो थे मैंने,
मगर ऑपरेशन पहले हो जाता तो शायद मेरा भाई बच जाता, पैसे तो दे ही देता, मगर नहीं, तुम्हारे लालच ने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, बेगैरत, बेशरम लड़की। वो उसके गर्दन पर अपना हाथ कसता चला गया। उसकी सांसें घुटने लगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे भाई को मारकर तुम इतनी आसानी से जी नहीं सकती। जिस तरह मेरे भाई से उसकी जिंदगी छीनी गई, उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी भी छीन लूंगा। वो इस वक्त बेदर्दी की इंतहा पर था। उसे ना तो नंदिनी की तकलीफ दिख रही थी, ना उसकी सिसकियां, ना उसके आंसू। अगर तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ मुझे मारने से कम होती है तो मार दो मुझे, उतार लो अपने दिल में ठंडक। लेकिन मुझे पता है, मुझे मार कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मुझे मारने से क्या तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा? नहीं ना। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे पूरी बात तो बताओ कि आखिर मैंने क्या किया है। वो उसके हाथ झटकते हुए जोर से चिल्लाई। क्या किया है तुमने? सुनना चाहती हो? हालांकि तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से तो हुआ। फिर मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। बोल बोल कर थक गई हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन करो, मगर तुमने आज तक मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे बताओ, मुझे बताओ, आखिर मेरी गलती क्या है? भूल गई वो हड़ताल वाला दिन जब 3 जाने गई थीं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस दिन मैं अस्पताल में नहीं थी। झूठ, साफ झूठ। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। अरे, अगर तुम जैसे लोगों को दौलत का इतना लालच होता है, फिर डॉक्टरी जैसा पेशा क्यों चुनते हो? जानती हो ना, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। मैं सच कह रही हूँ चंदर, कसम खाती हूँ। मैं उस दिन अस्पताल नहीं गई थी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है कि मैं तुमसे पैसे मांगूं। वो चिल्लाई। मुझ पर यकीन करो चंदर, किसी ने जरूर मेरे नाम का इस्तेमाल किया है। इस बार वो उसका गिरेबान पकड़कर चीख पड़ी, क्योंकि अब वो और इल्जाम नहीं सह सकती थी। ये मर्द उसे हर एक चीज का दोषी ठहराकर पागल कर देने पर तुला था। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ तुम्हें फायदा दिखता है वहीं तुम अपना रंग बदल लेती हो। तुम भी वही हो, नंदिनी, यही नाम है ना तुम्हारा? डॉक्टर नंदिनी ने मेरे भाई का ऑपरेशन करने से इनकार किया था। मैंने पूरी जांच कराई है। तुम्हारे अलावा वहाँ कोई दूसरी नंदिनी डॉक्टर नहीं थी। जैसे मेरा भाई इस दुनिया से गया, वैसे ही मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर हर कोई उसी के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? हे भगवान, मुझे बचा लो। ये आदमी नफरत में इस कदर पागल हो गया है कि ये मेरी जान ले लेगा, मुझे मार देगा। मैं पैसों के लिए किसी की जान क्यों लूंगी? मैंने नहीं मारा किसी को। वो रो रो कर थक चुकी थी। पहले उस इंसान से उसे अच्छी खासी नफरत हो रही थी, मगर जब खुद उसी सिचुएशन में फंसी तो उसे एहसास हुआ कि चंद्र ने क्या क्या सहा होगा। वो थक हार कर बिस्तर पर टेक लगाती हुई आंखें बंद कर गई, जबकि चंद्र कमरे से बाहर जा चुका था। आज उसे एहसास हो गया था कि वो कितनी कमजोर थी। एक डॉक्टर होने के बावजूद आज वो बेबस थी। अपनी सच्चाई उस इंसान के सामने नहीं रख पा रही थी। कमरे से निकलकर वो सीधा स्टडी रूम में आया। माथा मलते हुए बुरी तरह से झुंझला गया था। उसे जान से मारने गया था तो मार क्यों नहीं दिया? वो उसके भाई की कातिल थी, तो फिर वो उसका कातिल क्यों नहीं बन पाया? वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते शोपीस उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर मार देता है। शोपीस टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जमीन पर बिखर जाता है। मेरा यकीन करो चंद्र, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तुम्हारे भाई की जान नहीं ली। उसकी रोती हुई आवाज़ चंद्र के कानों में गूंज उठी। कोई लड़की इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? वो अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? मगर दिल कहीं ना कहीं उसके हक में गवाही दे रहा था। हो सकता है वो सच कह रही हो सकता है कि सच में किसी ने उसका नाम इस्तेमाल किया हो। ऐसा नामुमकिन भी नहीं था। आजकल ये सब हो सकता है, लेकिन आखिर उसका नाम को इस्तेमाल क्यों करेगा? उसे ये सब करके क्या मिलेगा? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर नंदिनी से तो किसी की दुश्मनी हो सकती है ना? अगर दुश्मनी नहीं तो जलन तो हो सकती है। वो माथा मलते हुए खड़ा हो गया। क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों अब उसे यकीन होने लगा था कि शायद नंदिनी सच कह रही है, शायद वो बेगुनाह है। वो अपना मोबाइल उठाकर अपने खास आदमी को फ़ोन करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठी। हाँ, आज रात तक हो जाना चाहिए सारा काम। अगर आज रात तक काम ना हुआ तो तुम जॉब से फ्री हो? जी साहब, मैं हर हाल में आज रात ही काम कर लूँगा।
दूसरी तरफ से विकास की आवाज़ सुनकर उसने गहरी सांस ली। जिस दिन हर्ष की मौत हुई थी, जिस नर्स ने कहा था कि डॉक्टर नंदिनी ने ऑपरेशन करने से इनकार किया है, तुम दोबारा उसी नर्स से मिलो और पूछो कि उस रात असल में हुआ क्या था। अगर वो ना बताए तो उसके साथ वो करो जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। उसके शब्दों में इतनी दहशत थी कि कोई भी कांप उठे। जी साहब। और हाँ विकास, हकीकत आज रात तक मेरे सामने होनी चाहिए, पर ना मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। जी जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आज रात तक काम नहीं हुआ तो मैं खुद आपको फ़ोन नहीं करूँगा। ये कहकर विकास ने फ़ोन काट दिया। वो गहरी सांस भरते हुए मोबाइल साइड पर रख देता है। अगर वाकई नंदिनी सच कह रही हो तो, अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया हो तो फिर क्या करेगा वो? ये सोचकर वो बुरी तरह बेचैन हो उठा। जितनी शिद्दत से वो रो रही थी, चीख रही थी, कहीं ना कहीं उसे उसकी बात पर यकीन होने लगा था। वो बालों में हाथ फेरते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गया। बेचैनी से उसका बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जो उसके भाई का कातिल है उसे पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ दे। उसके साथ भी वही किया जाए जो उसके भाई के साथ हुआ था। कितनी तकलीफ में हर्ष ने अपनी आखिरी सांस ली थी, कितनी उम्मीद थी उसकी आंखों में। कैसे उसने टूटे शब्दों में कहा था, भाई भाई मुझे बचा लो, और वो अपने भाई को बचा नहीं पाया था। वही तो था उसके जीने का इकलौता सहारा। उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सिर्फ एक हर्ष था जो उसका सब कुछ था, और वो भी उसे छोड़कर चला गया था। दिमाग के पर्दे पर फिर से नंदिनी का चेहरा उभरा। वो तेजी से सिर झटक गया। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, उसके लिए नंदिनी एक कातिल ही थी। उसने हर्ष की तस्वीर उठाई और उस पर अपने होंठ रख दिए। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ मेरे बच्चे। क्या ज़रूरत थी उस दिन बाहर जाने की? काश तुम बाहर न गए होते तो आज ये सब ना होता। वो भरे हुए शब्दों में कहता हुआ तस्वीर को अपने सीने से लगा लेता है। हर्ष की तस्वीर सीने से लगाए लगाए न जाने वो कब नींद की वादियों में उतर गया, उसे पता ही नहीं चला। रात के 3 बजे मोबाइल की घंटी से उसकी आंख खुली। उसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 3 बज रहे थे। इतनी रात को फ़ोन कौन कर सकता है? और तभी उसे विकास का ख्याल आया, जरूर विकास की कॉल होगी। वो तेजी से मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव करता है और फ़ोन कान से लगा लेता है। साहब, आपने कहा था ना कि सुबह होने से पहले सारी खबर आप तक पहुंचा दूं। मैंने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। आप जानते हैं ना, मुझे जो काम देते हैं मैं हमेशा पूरा करता हूँ। आप तो बस मुझे यूं ही धमकाते रहते हैं। विकास थोड़ी नाराज़गी में बोला। चंदन ने उसे बीच में ही टोक दिया। बेकार की बातें मत करो विकास, काम की बात करो। अगर सब पता लगा लिया है तो बताओ। सॉरी सर, सॉरी। असल में सारा काम हो गया ना, इसीलिए बहुत खुश था और जज्बातों में बह गया था। बताओ भी, अब क्या सुबह 4 बजे जाकर बताओगे? पता नहीं क्यों आज वो बेहद चिड़चिड़ा हो रहा था। जी साहब, आज मैं अस्पताल गया था, उस नर्स से मिला। पहले तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी, घबरा भी रही थी। मगर जब मैंने थोड़ी सख्ती की तो उसने सारी सच्चाई मेरे सामने रख दी। कैसी सच्चाई? चंद्र ने बेचैनी से पूछा। साहब, उसने जो कुछ भी उस दिन हुआ था वो सब बताया। नर्स ने हमें जो पहले बताया था वो सब झूठ था। डॉक्टर ने ये सब कहा तो था, मगर वो डॉक्टर कोई और थी। जिस डॉक्टर का नाम उस नर्स ने लिया था वो डॉक्टर तो कोई नई डॉक्टर थी, और उस दिन छुट्टी पर थी। अस्पताल के कई डॉक्टर और नर्स डॉक्टर नंदिनी से जलती थीं, क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, और कुछ ही महीनों में वो अस्पताल के मरीजों की फेवरेट डॉक्टर बन चुकी थी। इसी जलन की वजह से किसी और डॉक्टर ने डॉक्टर नंदिनी का नाम इस्तेमाल कर लिया, जबकि इस पूरे मामले में डॉक्टर नंदिनी की कोई भी गलती नहीं थी। वो तो उस दिन अस्पताल में मौजूद ही नहीं थी। फ़ोन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, हाथ हल्के से कांपने लगे। इतने समय से वो जो कुछ भी कर रहा था वो किसी और की गलती की सज़ा एक बेगुनाह को दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो अभी गिर जाएगा। फिर वो डॉक्टर कौन थी जिसने मेरे भाई की जान ली? वो तेज शब्दों में दहाड़ उठा। साहब, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अनीता था, जबकि नर्स ने जानबूझकर डॉक्टर नंदिनी का नाम लिया था। विकास ने जवाब दिया। उस नर्स और उस डॉक्टर का हिसाब करो विकास। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप होता है। वो सख्त शब्दों में कहता हुआ फ़ोन काट कर टेबल पर रख गया। दूसरे ही पल वो अपना माथा मसलने लगता है। इतने समय से जिस लड़की पर वो जुल्म कर रहा था वो पूरी तरह बेगुनाह थी। उसने कितनी बार कहा था कि वो बेकसूर है, मगर उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी।
उसने न सिर्फ नंदिनी के साथ बल्कि अपने ही भाई के साथ भी कितना बड़ा अन्याय कर दिया था। अब उसे खुद पर भी शर्म आने लगी। रात के 4 बज चुके थे और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो ऐसा कैसे कर सकता था? बिना जांच पड़ताल के उसने किसी को कातिल कैसे मान लिया? उसे चाहिए था कि वो हर चीज़ की ठीक से इन्वेस्टिगेशन करवाता। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो अपने बाल नोचता हुआ जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर नंदिनी एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। अगले ही पल वो दिल पर हाथ रखे तेज कदमों से बाहर की ओर भागी। उस इंसान की चीख सुनकर उसका दिल क्यों तड़प उठा था, उसे खुद समझ न आया। वो भागते हुए उसके कमरे में दाखिल हुई। वो वहां अपने बालों को बेतरतीब ढंग से जकड़े हुए चीख रहा था। उसकी हालत देखकर पता नहीं क्यों नंदिनी का दिल तड़प उठा। कल तक जो उसे बेहद बुरा लग रहा था, मगर जो उसके साथ हुआ उसने नंदिनी के दिल में एक अजीब सा सूनापन भर दिया था। वो जल्दी से चंद्र के पास आई। यू आर ओके? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो परेशानी से बोली। अपने कंधे पर एक नरम सा स्पर्श महसूस करते ही चंद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा लाल थीं। ये देखकर नंदिनी घबरा गई। चंद्र, क्या हुआ है? सब ठीक है? वो नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछ रही थी। नंदिनी के इस प्यारे नरम स्पर्श पर चंद्र पूरी तरह टूट गया और बिखरते हुए उसके सीने से लग गया। नंदिनी जो उससे सवाल कर रही थी, एक पल के लिए खुद भी सांस रोक गई। वो मगरूर मर्द जो अब तक उसे सिर्फ नफरत करता आया था, आज उसके गले लगकर रो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया नंदिनी। उन लोगों ने मुझसे मेरा आखिरी रिश्ता भी छीन लिया। लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं उन्हें सब कुछ दे सकता था, मेरी सारी दौलत ले लेते, मगर मेरा भाई मुझे लौटा देते। कि अस्पताल इसलिए होते हैं कि वो लालच में आकर मरते हुए इंसान को यूं ही छोड़ दें कि वो मरता है तो मर जाए। दुनिया इतनी बेरहम क्यों हो गई है नंदिनी? मेरा दिल फट जाएगा। मैं समझ बैठा था कि ये सब तुमने किया, मगर आज मुझे पता चला कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दिया गया। इस खुलासे पर नंदिनी झटका खाकर पीछे हटी। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने चंद्र ने नंदिनी को देखते हुए कहा, नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे भाई के साथ भी गलत किया, मगर मेरे साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उस दिन नर्स ने डॉक्टर नंदिनी का ही नाम लिया था। चंद्र की आवाज़ कांप रही थी। वो मेरा बच्चा था, मेरा इकलौता भाई। माँ बाप के बाद मेरे लिए वही सब कुछ था, मेरा आखिरी रिश्ता। उस दिन नर्स ने आकर कहा कि अगर 1 करोड़ रुपये का इंतजाम कर दो तो तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने पैसों का इंतजाम किया था, मगर उसमें थोड़ा वक्त लग गया और उतनी देर में मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। बस मेरे अंदर नफरत भर गई, गुस्सा भर गया। वो पहले भी तो उसका ऑपरेशन कर सकते थे। जितने पैसे मांगते मैं उन्हें दे देता। तुम सोच सकती हो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। जब आपके ख़ानदान का आखिरी इंसान भी आपको छोड़कर चला जाए तो कैसा लगता है। ये कहते हुए वो उसके दुपट्टे को हाथों में थाम कर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी बातें सुनकर नंदिनी का दिल भी टूट गया। जो दर्द उसने झेला था वो तो उसने सहा ही था, मगर इल्ज़ाम भी उसी पर लगाया गया था। किसने लगाया था ये इल्ज़ाम? वो चुपचाप उसके बराबर बैठ गई और नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। मुझे बताइए, क्या ये सब आपसे किसी डॉक्टर ने कहलवाया था? हाँ, डॉक्टर अनीता। डॉक्टर अनीता ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था और नाम तुम्हारा लगाया गया। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। मुझे माफ़ कर दो नंदिनी। अगर मुझे पता होता कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। वो नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोल रहा था और नंदिनी बस उसे देखती रह गई। जो कुछ चंद्र ने उसके साथ किया था, क्या वो माफ़ी के काबिल था? दूसरे ही पल उसके दिल में ख्याल आया, लेकिन जो चंद्र के साथ हुआ वो भी इतना छोटा अपराध नहीं था कि वो अब उसे सजा देती। यही वो वक्त था जब नंदिनी ने अपने दिल को बड़ा करते हुए अपने सामने बैठे उस इंसान को माफ़ कर दिया। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मगर जो आपके साथ हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। पहले मैंने सोचा था कि आपको बताऊं कि मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूं, मगर भगवान कहते हैं कि वो हमेशा माफ़ करने वालों के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए मैंने आपको खुले दिल से माफ़ कर दिया। ये सुनते ही चंद्र हल्के से मुस्कुराया और अगले ही पल वो उसे अपने सीने से लगा बैठा। तुम बहुत अच्छी हो नंदिनी, बहुत अच्छी। कब तुमसे मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। इस दुश्मनी में, इस नफ़रत में मैं इस जज्बे से नज़रें चुराता फिर रहा था, मगर अब नहीं। अब अगर सब सही हो गया है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खुले दिल से अपनाना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने किया उसके लिए
मैं सबकी माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? वो धीरे से कहता उसके आगे अपना हाथ फैला गया। मैं अपने माँ बाप की मर्जी के बिना इस रिश्ते को नहीं नहीं निभा सकती चंद्र। प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस ले चलो। जरूर नंदिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप से माफ़ी भी मांगूंगा। नंदिनी के दिल में एक सुकून सा उतरता चला गया। चंद्र चौधरी नंदिनी का हाथ थामे उसके मायके के दरवाजे पर खड़ा था। आंखों में संकोच, दिल में पछतावा और चेहरे पर सच्चाई की थकान साफ झलक रही थी। दरवाजा खुलते ही नंदिनी के पिता की कड़ी नजरें उस पर टिक गईं। माँ की आंखें अपनी बेटी को देखकर भर आईं। उन्होंने दौड़कर नंदिनी को सीने से लगा लिया। चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने नंदिनी को वो सजा दी जो पाप उसने किया ही नहीं था। मैंने आपकी बेटी से उसकी मर्जी के बिना शादी की, ये मेरा अपराध है। लेकिन सच ये भी है कि अब मैं नंदिनी से और आप सबकी रजामंदी से पूरे सम्मान के साथ दोबारा शादी करना चाहता हूँ। उसे इज्जत से विदा कराकर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बात पूरी होते ही गुस्से का तूफान उठा। नंदिनी के पापा ने कठोर शब्द कहे। माँ की आवाज़ कांपती रही, लेकिन चंद्र चुप रहा। न सफाई न बहस, हर बात सुनता रहा, हर इल्जाम सहता रहा। नंदिनी के पापा ने उसे घर से निकाल दिया। वो चुपचाप बाहर गार्डन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। जब तक आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं यहीं बैठा रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। नंदिनी का दिल कांप उठा। वो अपने माँ बाप के सामने कुछ कह न सकी। उसकी हालत देखकर माँ बाप समझ गए कि उनकी बेटी के दिल में कहीं ना कहीं इस आदमी के लिए जगह बन चुकी है। दिन ढलता गया और चंद्र वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा, थका पर अडिग। अगला पूरा दिन भी निकल गया, लेकिन चंद्र अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं, बस पश्चाताप था। आखिरकार पिता की आवाज़ नरम पड़ी। गलती की है उसने, पर वो उसे मान भी रहा है। माँ ने नंदिनी की ओर देखा। उसकी चुप्पी में एक उम्मीद थी कि उसके माँ बाप चंद्र को माफ़ कर देंगे। माँ ने बेटी की आंखें पढ़ लीं और फिर दोनों ने चंद्र को माफ़ कर दिया। अगर सच में नई शुरुआत चाहते हो तो हमारी शर्तों पर अगले हफ्ते नंदिनी को धूमधाम से विदा कराकर अपने घर ले जाओ। चंद्र ने सिर झुकाकर हामी भर ली। शादी की तारीख तय हुई, पूरे रिवाज और सम्मान के साथ। कुछ दिनों के बाद वही आंगन रोशनी से भर उठा। ढोलक की थाप, मेहमानों की हंसी और नंदिनी की आंखों में सुकून। चंद्र ने पूरी गरिमा के साथ शादी की रस्में निभाईं। विदाई के वक्त उसने नंदिनी के माता पिता के चरण छुए और कहा, आज से आपकी बेटी मेरी अमानत है। नंदिनी इज्जत और दुआओं के साथ अपने घर आ गई। शादी की पहली रात सादगी और एहसासों से भरी थी। चंद्र ने मुस्कुराते हुए नंदिनी की उंगली में मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज से हर फैसला हम साथ लेंगे। कोई भी गलतफहमी हमारे मोहब्बत के बीच नहीं आएगी। वो धीमे से उसके करीब आया, उसे बाहों में समेट कर दिल में सुकून उतरता महसूस किया और फिर सुकून से आंखें बंद करते हुए उसने खुद को चंद्र के हवाले कर दिया, जो उसे इतनी नरमी से समेट रहा था कि उसके अंग अंग में सुकून उतरने लगा। वो इंसान बहुत टूटा हुआ था, बहुत दुखों का मारा था। वो उसके सारे दुख चुन लेना चाहती थी, उसकी तन्हाई को दूर करना चाहती थी और उसने खुद से वादा कर लिया कि वो अपने रिश्ते की खुशगवार शुरुआत करेगी। उस पल एक प्यारा सा रिश्ता जन्मा, सम्मान, भरोसे और मोहब्बत से बना हुआ। वो रिश्ता मजबूत था क्योंकि उसकी नींव पछतावे से नहीं बल्कि सुधार और एक भरोसे से रखी गई थी। और ऐसे रिश्ते कभी नहीं टूटते, वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। अब उन दोनों की ज़िंदगी एकदम शांत थी और वो दोनों बेहद खुश थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।